राम राम। इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध है अब वो बढ़ता चला जा रहा है। आज खबर आई कि इजराइल के एक अस्पताल पर ईरान ने मिसाइलों से, बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर दिया। दोनों तरफ से अब पीछे जाने की खबरें नहीं आ रही। डोनाल्ड ट्रंप तो वैसे भी बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो गए हैं और ऐसे में एक सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या सचमुच ईरान में सत्ता बदलने जा रही है। और ये सवाल इसलिए भी खड़ा हो रहा है क्योंकि ईरान के भीतर एक बड़ा वर्ग है जो इस बात को लेकर बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, बहुत पीड़ित है कि 1979 तक एक जो ईरान था वो कैसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। सवाल यह है कि क्या फिर से एक बार वो ईरान वापस आ सकता है क्या। सवाल यह भी है कि क्या अमेरिका कोई ऐसी योजना बना रहा है जिसमें ईरान में नया शासक बिठाया जा सकता है। भारत के लिहाज से और भारतीय के लिहाज से कहें तो मैं कतई नहीं चाहता हूं कि ईरान खत्म हो, लेकिन रजा शाह पहलवी इन्होंने पोस्ट की है और लिखा है कि ये जो इस्लामिक गणराज्य है जब तक ये ईरान से खत्म नहीं होगा तब तक ईरान का भला नहीं हो सकता है। अभी रजा शाह पहलवी कौन है और क्यों ईरान का एक बड़ा वर्ग है जो इनको अपना नेता मानता है। दरअसल रजा पहलवी ईरान के अंतिम सम्राट मोहम्मद रजा शाह पहलवी के पुत्र हैं। अब ये जो रजा पहलवी हैं ये पहलवी राजवंश के उत्तराधिकारी हैं। अभी की बात करें तो निर्वासन में है, यानी अपने देश में नहीं रह पा रहे। अपने देश में कैसे रह पाएंगे। और वो ये दावा करते हैं कि ईरान में लोकतंत्र और मानवाधिकार की स्थापना के लिए वो लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। अपने को एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट वो कहते हैं और वो ईरान का जो इतिहास है, ईरान की जो संस्कृति है उसकी बात करते हैं और जो इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ उसके खिलाफ की बात करते हैं। रजा पहलवी का जन्म 31 अक्टूबर 1960 को तेहरान में हुआ था, यानी ईरान की राजधानी। वे ईरान के अंतिम सम्राट मोहम्मद रजा शाह पहलवी और महारानी फराह दीबा के सबसे बड़े पुत्र हैं। पहलवी राजवंश की जो स्थापना हुई थी वो रजा शाह ने 1925 में की थी, 1925 में। 1979 तक यही वो वर्ग शासक वर्ग के तौर पर रहा। 1979 की इस्लामी क्रांति में इनका शासन खत्म हुआ। रजा पहलवी को बचपन से ये एक तरह से उनके मन में था कि आगे राजा बनेंगे, सम्राट बनेंगे, विदेशों में पढ़ाई, उस तरह की शिक्षा दीक्षा, लेकिन ऐसा अवसर आया नहीं। रजा पहलवी शुरू में जरूर तेहरान में उन्होंने पढ़ाई की, लेकिन अमेरिका जाकर उन्होंने वायुसेना के प्रशिक्षण लिया। अमेरिका में वायुसेना पायलट की ट्रेनिंग ली। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया से राजनीति विज्ञान में शिक्षा प्राप्त की। यही वह समय था जब उनके पिता का शासन खतरे में था और देश में व्यापक विरोध प्रदर्शन चल रहे थे। उन्हें अनुमान भी नहीं रहा होगा, लेकिन 1979 में आयातुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई, जिसके परिणाम स्वरूप शाह का शासन समाप्त हो गया और पहलवी परिवार को देश छोड़कर भागना पड़ा। रजा पहलवी उस समय अमेरिका में ही थे और वहीं से उन्होंने निर्वासित जीवन शुरू किया और कहा कि हम ये ईरान की जो लड़ाई है वो लड़ाई लड़ते रहेंगे। उनके पिता की मृत्यु हो गई और वो पारंपरिक रूप से पहलवी राजवंश के उत्तराधिकारी घोषित कर दिए गए। अब कमाल की बात यह है कि वैसे तो उत्तराधिकारी घोषित किए गए तो चाहे तो राजा खुद को कह सकते हैं, जैसे दलाई लामा बौद्धों के धर्मगुरु हैं, ऐसे जो दूसरे हैं जैसे बलोच निर्वासित प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उन्होंने फिलहाल खुद को राजा घोषित नहीं किया है। हाँ, ये जरूर वो कहते हैं कि हम ईरान की स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत हैं। उनका लगातार जो जिसको कहते हैं ना कि वहां फिर से वापस लौटे। और कमाल की बात है जिसको लेकर एक वर्ग कहता है कि वो कंफ्यूज हैं या क्या है, वो राजतंत्र की बात अब नहीं कर रहे हैं। वो ऐसी कोई बात नहीं कर रहे हैं कि वो आएंगे और राजा बन जाएंगे। वो डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात कर रहे हैं। वो एक सेकुलर, डेमोक्रेटिक और ह्यूमन सेंट्रिक, ह्यूमन राइट्स सेंट्रिक ईरान की बात करते हैं। बार बार वो कहते रहते हैं कि ये जनता तय करे कि वहां की शासन व्यवस्था क्या हो। वो नहीं तय करेंगे, वो संवैधानिक राजतंत्र हो या लोकतांत्रिक गणराज्य हो। उन्होंने ईरानी राष्ट्रीय परिषद जैसे संगठनों का समर्थन किया है जिसका उद्देश्य
जो अलग अलग लोकतंत्र की आवाज़ उठाने वाले संगठन हैं, समूह हैं, उनको एक साथ लेकर आना है, उसको लेकर वो आगे बात करते हैं। वो लगातार निर्वासित जीवन जीते हुए ईरान के युवाओं से, विशेषकर उन लोगों से बातचीत करते हैं जो इस्लामी शासन से, जो अभी खामेनेई का शासन है खोमेनी के बाद, उससे असंतुष्ट हैं। सोशल मीडिया, टेलीविज़न इंटरव्यूज और लेख के माध्यम से वो लगातार सक्रिय रहते हैं। उनकी राजनीतिक भूमिका यही, सामाजिक आंदोलनों में उनकी भूमिका अपनी वो देखते हैं। 2022 में आपको याद होगा, महसा अमीनी एक युवती थी, वहाँ उसको हिरासत में ले लिया गया था। उसके बाद वहाँ ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए थे। वहाँ एक मोरल पुलिस है, नैतिकता पुलिस, कपड़े कैसे पहना, कैसे चल रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं। आपको याद होगा, लड़की अभी जो विश्वविद्यालय में घूमती हुई दिखी थी, उसने जब उसको बुर्का पहनने के लिए कहा गया और बाध्य किया गया, तो उस लड़की ने एक दिन वो अंतर्वस्त्रों में ही विश्वविद्यालय परिसर में घूमने लगी और उसके बाद उसी विश्वविद्यालय के बाहर अचानक देखा गया कि किसी ने उसको पकड़ लिया। उसके बाद से वो गायब हो गई। उस वक्त जो प्रदर्शन हुए थे, तब रजा पहलवी का नाम फिर से सामने आया था और निर्वासित रहते हुए भी रजा पहलवी के पक्ष में बहुत कुछ सामने आया था। उन्होंने उन सारे प्रदर्शनों को अपना समर्थन दिया था, खुलकर समर्थन दिया था। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उसको हस्तक्षेप करना चाहिए। प्रदर्शनकारियों के साथ वो खड़े हुए, हालांकि बहुत कुछ हो नहीं पाया। अब वो बार बार कहते हैं कि उनको सत्ता नहीं चाहिए, सत्ता नहीं चाहिए, वो तो ईरान में स्वतंत्रता और लोकतंत्र की स्थापना चाहते हैं। लेकिन यही एक उनका कमजोर पहलू है। अगर आप खुद सत्ता के लिए आगे नहीं आएंगे तो कुछ होने वाला नहीं। अब सवाल यह है कि क्या ये जो युद्ध की स्थिति है, इसमें क्या अमेरिका रजा पहलवी को ऐसी भूमिका में ले जा सकता है? और एक बात समझ लीजिए, आप बांग्लादेश का उदाहरण देखिए ना। मोहम्मद यूनुस आते हैं, शेख हसीना बाहर होती हैं, शेख हसीना इतनी ताकतवर थी और देखिए क्या हुआ। सीरिया में हमने देखा ही असद का शासन। तो ऐसा नहीं है, जहां भी इस तरह से दबाव बनाकर शासन किया जाता है, तो खामेनेई के भी शासन की वही स्थिति। खामेनेई दिन रात सबको सिर्फ शहीद होने के लिए ही भड़काते रहते हैं, उकसाते रहते हैं। अब रजा पहलवी के साथ क्या है, जो मैंने कहा कि उनके कमजोर पक्ष के तौर पर कहा जाता है कि भाई वो मतलब एक्टिव तौर पर सत्ता के लिए नहीं करते हैं, कुछ उनकी भूमिका नहीं है, बाहर से बैठ के क्या करेंगे, उनका बाहर ही सब कुछ है। और बाहर होने की वजह से सब कहते हैं कि ये तो अमेरिका और इजराइल के पिट्ठू हैं, ये तो और कुछ कर ही नहीं सकते। ये कहा जाता है कि भाई इनका जो है वो वही सब कुछ है। तो अब सवाल ये है कि क्या ऐसा है? और यही जो चीज है, इसको खामेनेई शासन जो है वो उनके खिलाफ इस्तेमाल करता है। हर कोई कहता है कि भाई वो ठीक से अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, सत्ता में चाहते हैं, राजतंत्र चाहते हैं, लोकतंत्र चाहते हैं, कुछ तो बताना पड़ेगा ना, ऐसे तो नहीं चलेगा। लेकिन इस सब के बावजूद ईरान में एक बड़ा वर्ग है जो रजा पहलवी को ऐसे नेता के तौर पर देख रहा है जिनको अपने पिता की गलतियां, अपने पिता के समय जो कुछ गड़बड़ हुआ, जिसकी वजह से इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ, उनसे लगता है कि वो शायद उस सबसे सीख कर आगे जाएंगे। बहुत अच्छे से करते हैं, शब्द चयन बहुत अच्छे से होता है। जो एजुकेटेड मिडिल क्लास है वहां का, वो पूरी तरह से उनके साथ है। जो ईरान के लोग ईरान से बाहर हैं, वेस्ट कंट्रीज में है, दूसरे देशों में है, वो उनके साथ खड़े रहते हैं। अब रजा पहलवी का व्यक्तिगत जीवन की अगर बात करें तो उनकी शादी यास्मीन बोहरानी से हुई है। ईरानी मूल की महिला है जो पेशे से वकील हैं। 3 बेटियां हैं उनके, सभी अमेरिका के वर्जीनिया राज्य में रहती हैं। अब मैं बार बार कह रहा हूं कि अभी तक उन्होंने कभी कोई राजनीतिक गतिविधि का, कोई राजनीतिक पद का कोई ऐसा नहीं किया है। अब ये जो 1979 में उनके पिता शाह मोहम्मद रजा पहलवी की मृत्यु के बाद रजा पहलवी ने काहिरा में एक प्रतीकात्मक कार्यक्रम में शाही उत्तराधिकारी की शपथ ली थी। लेकिन यही उन्होंने कहा कि ईरान के लोगों की संप्रभुता और स्वतंत्रता के लिए समर्पित रहेंगे। कमाल की बात है, प्रतीकात्मक ही था। वो शाह अपने को नहीं घोषित करते हैं, वो ईरानियन रेनेसां की बात करते हैं, सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बात करते हैं, प्राचीन फारसी संस्कृति की बात करते हैं, कविता की बात करते हैं, दर्शन की बात करते हैं, आधुनिक विज्ञान को अपनाने की बात करते हैं। वो कह रहे हैं हमारा समाज जो धार्मिक कट्टरता में, पुरातन पंथी शासन में फंसा हुआ है, इसको निकल कर कल्चरली अवेयर होना चाहिए, आधुनिक और वैज्ञानिक समाज बनाना चाहिए, ये सब वो कहते हैं। अब चूंकि अमेरिका रहते हैं, अमेरिका तो ऐसे लोगों का इस्तेमाल भी करता है उसके पक्ष में, जो भी आप मान लें, लेकिन वहाँ डेमोक्रेटिक अवसर तो हैं। तो अमेरिकी पार्लियामेंटेरियन, थिंक टैंक्स और जो ह्यूमन राइट्स जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ वो रहते हैं। अब वो ये भी कहते हैं कि पश्चिमी देशों ने ईरान की जनता के साथ न्याय नहीं किया और
ईरानी लोगों की आवाज़ को समर्थन देना चाहिए, न कि केवल सरकार से बातचीत करनी चाहिए। वो लगातार ईरान के शासन को, जो मौजूदा इस्लामी सरकार है, इस्लामिक रिपब्लिक है, उसको बार बार कह रहे हैं कि इसको हटाए बिना काम नहीं चलेगा, ये गैर कानूनी है, अलोकतांत्रिक है और दमनकारी। वो बार बार कह रहे हैं कि ईरान में जो मुल्ला शासन है, इसलिए इस्लाम को, रिलीजन को, मजहब को हथियार बनाकर लोगों की स्वतंत्रता छीन ली है और यह व्यवस्था न ईरान के लिए प्राकृतिक है, न ही स्थायी। वो बार बार ये कहते हैं, महिला अधिकारों की वकालत करते हैं और बार बार वो कह रहे हैं कि नया ईरान चाहिए जो लैंगिक समानता हो। और मैंने पहले ही कहा कि फारसी भाषा, संस्कृति और राष्ट्रवाद की वो लगातार बातचीत करते रहते हैं और कहते हैं कि ईरान इस्लामी कठमुल्लेपन से संचालित नहीं होना चाहिए और न ही बाहरी शक्तियों की कठपुतली होना चाहिए। अब रजा पहलवी को लेकर ये कहा जाता है कि उनका जो सब कुछ चलता है तो बहुत कुछ उनको पैसे पश्चिम देशों से भी मिलते हैं। वो बार बार ये भी कह रहे हैं कि हमें सत्ता नहीं चाहिए, आप स्वतंत्र संविधान सभा बनाइए, गठन हो, जनमत संग्रह हो। अब ये सब हो पाएगा कि नहीं? और चूंकि प्रवासी ईरानियों में लोकप्रियता है तो उनको समर्थन बहुत ठीक ठाक है। जो बाहर अलग अलग देशों में, अमेरिका में, या कहेंगे लॉस एंजल्स में, पेरिस में, लंदन में, टोरंटो में, बर्लिन में, दुबई में और भी जो दुनिया के शहर हैं, वहां जो ईरानी मूल के लोग हैं वो उनको स्वीकार करते हैं। अब चूंकि राजवंश का प्रभाव है तो बहुत लोग उनसे नफरत भी करते हैं, बहुत से उनको बहुत कुछ कहा जाता है, अमेरिका की कठपुतली भी कहा जाता है। वो बार बार कहते हैं कि मैं अतीत को सुधार नहीं सकता लेकिन भविष्य को बना सकता हूं, और ये बहुत बड़ा बयान होगा। अब जाहिर है आज का समय है तो सोशल मीडिया के माध्यम से वो लगातार जुड़े रहते हैं, अपने देश में उस तरह की कोशिश करते हैं। और वो हमेशा, जो बड़ी बात है कि वो कहते हैं कि गैर हिंसक आंदोलन करिए। हालांकि ऐसा कोई आंदोलन बहुत बड़ा वो नहीं कर पाए, ये समझिए। यहां तक कि वो ये तक कहते हैं कि इजराइल के साथ, वो इजराइल को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देंगे और दोनों के साथ राजनयिक संबंधों की बहाली करेंगे। बार बार दुनिया से वो कहते हैं कि ईरान के शासन और जनता को अलग अलग समझें, लोकतंत्र समर्थकों का समर्थन करें, ईरानी शासन के मानवाधिकार उल्लंघनों पर स्पष्ट रुख अपनाएं। उनकी एक पुस्तक भी विंड्स ऑफ चेंज, ये उन्होंने द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन ईरान 2002 में लिखी थी। और उसमें 3 जो बड़े पॉइंट हैं कि ईरान में लोकतंत्र की ओर बाहरी हस्तक्षेप से नहीं आएगा, उसके लिए आंतरिक जागरूकता जरूरी। ईरानी युवाओं को अतीत से सीखते हुए आधुनिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष सेकुलर शासन ही ईरान के सभी समुदायों को एकजुट कर सकता है। और जो IRGC जिसकी बड़ी बात होती है, ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की, तो बार बार कहते हैं कि उसमें एक बड़ा वर्ग है जो देश के लिए वफादार है, सिर्फ शासन के लिए नहीं। ये कहने के पीछे संभवतः उनकी नीयत यही होगी कि वो किसी भी तरह से जो खामेनेई का शासन है उसको समाप्त करने में उनकी मदद लग सके। लेकिन ऐसा होगा क्या? और सचमुच अगर खामेनेई का शासन हटा तो क्या रजा पहलवी की कोई भूमिका होगी क्या? अगर ऐसा होगा तो ये भी देखने की बात होगी कि अमेरिका ने फिर इतने वर्षों के बाद फिर देश में सत्ता परिवर्तन करा दिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। मैं प्रयास करूंगा कि ईरान और इजराइल के इस युद्ध के दौरान जो आप लोगों के मन में प्रश्न आते हैं, जो आप लोगों को लगता है कि ये सवाल का जवाब हमें मिलना चाहिए, उसको भी मैं खोज कर आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जो दूसरी खबरें हैं, दूसरे समाचार हैं, उस पर तो बातचीत में करता ही रहूँ, क्योंकि ईरान इजराइल युद्ध ही सब कुछ नहीं है, लेकिन जो कुछ है वो ज़रूर मैं आपको बताऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद।